कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेला देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक नेता के राज्यसभा जाने की नहीं है, बल्कि इसके पीछे की राजनीति भी काफी दिलचस्प है। पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चाल चली है जिसने पूरे सियासी समीकरण को बदल के रख दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही आरएलएम के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया हो, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एनडीए कोटे से अपना चौथा उम्मीदवार मान लिया है। जी हाँ, यानी सीधे तौर पर नहीं, लेकिन राजनीतिक तरीके से भाजपा ने उनकी जीत का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। इसी बीच 5वीं सीट को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। इस सीट के लिए ना तो एनडीए के पास पर्याप्त विधायक है और ना ही महागठबंधन के पास साफ बहुमत है। ऐसे में बीजेपी ने किसे मैदान में उतारा है, ये आपको हम बताएंगे। साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर भाजपा ने अचानक अपनी रणनीति क्यों बदल दी। अपने ही दलित नेता की जगह उपेंद्र कुशवाहा की जीत को प्राथमिकता क्यों दी, और क्यों नीतीश कुमार के कुछ करीबी दोस्तों ने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार की कनपट्टी पर कट्टा रखा गया है। आज स्पेशल स्टोरी में हम इस पूरी राजनीतिक कहानी को और इसके पीछे की रणनीति को आसान भाषा में आपको समझाएंगे। सीट कम, सियासी रणनीति ज्यादा। 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और इन्हीं सीटों के लिए चुनाव होना है। इन सीटों को लेकर इस बार सियासत काफी दिलचस्प हो गई है। आमतौर पर राज्यसभा चुनाव को ज्यादा हंगामे वाला चुनाव नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जीत हार का गणित पहले से ही काफी हद तक साफ हो जाता है। लेकिन इस बार बिहार में जो हालात बने हैं उसने इस चुनाव को भी चर्चा का मुद्दा बना दिया है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों का चयन और उनके बनाई गई रणनीति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यसभा चुनाव का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसमें जीतने के लिए कितने वोट चाहिए ये पहले से ही तय हो जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक खास गणित का इस्तेमाल करता है, जिसे ड्रॉप कोटा फॉर्मूला कहा जाता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर ये तय होता है कि किस उम्मीदवार को जीतने के लिए कितने विधायकों के वोट चाहिए। इस बीच खबर ये भी सामने आई है कि एनडीए इस चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए एक खास रणनीति का काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के अंदर इस बात की तैयारी की जा रही है कि कौन सा विधायक किस उम्मीदवार को वोट देगा। इसकी एक पूरी सूची जारी की जाए। अगर ऐसा होता है तो ये राज्यसभा चुनाव में एक अलग तरह का कदम माना जाएगा। आमतौर पर पार्टियां अपने विधायकों को निर्देश देती हैं, लेकिन इस तरह खुलकर सूची जारी करना कम ही देखने को मिलता है। दलित चेहरे पर बीजेपी का दाव। अगर ये सूची जारी होती है तो इससे ये साफ हो जाएगा कि जदयू के कौन कौन से विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर को वोट देंगे। इसी तरह भाजपा के कौन से विधायक नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा को अपना वोट देंगे। इसके अलावा भाजपा और जदयू के बाकी विधायकों के साथ साथ एलजेपी, रामविलास और हम पार्टी के विधायकों को 5वें उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए कहा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद 4 सीटों के लिए होने वाली वोटिंग केवल एक औपचारिकता ही बनकर रह जाएगी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ी कहानी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बनी रणनीति का है। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन बाद में भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए उन्हें अपने कोटे से समर्थन देने का फैसला किया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए के भीतर ही उपेंद्र कुशवाहा के नाम को लेकर थोड़ी नाराजगी की चर्चा थी। हालांकि किसी भी सहयोगी दल ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया,
लेकिन अंदर खाने कुछ सवाल जरूर उठ रहे थे। जब चिराग पासवान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो केवल भाजपा के उम्मीदवारों के बारे में ही जानते हैं, बाकी के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी तरह हम पार्टी के नेता जितन राम मांझी भी लगातार ये कहते रहे कि उनकी पार्टी की विधानसभा में संख्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ज्यादा है, इसलिए राज्यसभा की एक सीट पर उनकी भी दावेदारी बनती है। मांझी का ये तर्क कई बार सामने आया। ऐसे में एनडीए के भीतर थोड़ी असहज स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यही वो स्थिति थी जिसने भाजपा को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया। अगर उपेंद्र कुशवाहा को सीधे तौर पर एनडीए का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतारा जाता तो ये खतरा बना रहता कि कहीं गठबंधन के अंदर ही कुछ विधायक नाराज होकर क्रॉस वोटिंग न कर दे। क्रॉस वोटिंग की स्थिति में पूरा गणित बिगड़ सकता था। इसी संभावना को खत्म करने के लिए भाजपा ने एक अलग रास्ता चुना। पार्टी ने अपने दलित नेता और प्रदेश महामंत्री शिवेश राम को 5वां उम्मीदवार बना दिया। शिवेश राम दलित समाज से आते हैं, जो चिराग पासवान और जितन राम मांझी के सामाजिक आधार से जुड़ा हुआ माना जाता है। इससे ये संदेश देने की कोशिश की गई कि गठबंधन में सभी समाजों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस कदम के बाद सहयोगी दल में नाराज होने की संभावना काफी हद तक कम हो गई है। कुशवाहा की जीत कैसे बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ी? दूसरा बड़ा कारण भाजपा की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा केवल एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि वो एनडीए की एक सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अगर चुनाव के दौरान वो राजद के उम्मीदवार एजी सिंह से हार जाते हैं तो इसका सीधा असर भाजपा की छवि पर पड़ता। इसलिए भाजपा ने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि उनकी जीत में किसी तरह का जोखिम ना रहे। राजनीतिक तौर पर भी उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में लाने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। यही वजह है कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ था तो कई बार नीतीश कुमार भी ये कहते नजर आए थे कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ ही जुड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भाजपा की दिलचस्पी का एक और बड़ा कारण है उनका सामाजिक आधार। वो कोयरी समाज से आते हैं। बिहार की राजनीति में ये समाज एक अहम भूमिका निभाता आता रहा है। अनुमान के मुताबिक राज्य में समाज की आबादी करीब 4% से थोड़ी ज्यादा ही है, लेकिन कई जिलों में इनका प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। मगध, शाहाबाद, सिवान, भागलपुर, बांका, पूर्णिया और बेतिया, मोतिहारी जैसे इलाकों की कई सीटों पर कोयरी समाज का असर देखने को जरूर मिलता है। पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए तो ये प्रभाव और भी साफ दिखाई देता है। 2025 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। उनके एनडीए के साथ आने के बाद कई इलाकों में गठबंधन को फायदा हुआ। मगध क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 47 सीटों में से केवल 18 सीटें ही एनडीए को मिली थी। सिवान और समस्तीपुर जिले में भी गठबंधन को अच्छा फायदा हुआ। सिवान की 8 सीटों में से 7 सीटें एनडीए के खाते में गई, जबकि समस्तीपुर की 10 सीटों में से 7 सीटों पर भी गठबंधन को जीत मिली। 2022 में इन दोनों जिलों में कुल मिलाकर केवल 7 सीटें ही गठबंधन के पास थी। इन आंकड़ों के आधार पर भाजपा ये मानती है कि उपेंद्र कुशवाहा का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि एनडीए के नेताओं का कहना है कि गठबंधन पूरी तरह से अब मजबूत है और सभी फैसले मिलकर लिए गए हैं। उनके अनुसार राज्यसभा चुनाव में कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है और गठबंधन के सभी उम्मीदवार आराम से जीत हासिल कर लेंगे। कुल मिलाकर बिहार का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया भर नहीं रह गया है, इसके पीछे कई परतें वाली राजनीति दिखाई दे रही है। एक तरफ भाजपा अपनी रणनीति के जरिए गठबंधन को मजबूत बनाए रखना चाहती है,
तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी साफ साफ नजर आ रही है। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर उठ रही कई नई चर्चाओं ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बना दिया है। सबकी नजर 16 मार्च पर टिकी हुई है। उस दिन ये साफ हो जाएगा कि एनडीए की रणनीति कितनी सफल रहती है और 5वीं सीट का खेल किस दिशा में जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है, जो आने वाले समय में और भी बड़े राजनीतिक संकेत दे सकती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों, अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।